इन वीडियोस का फायदा केवल इतना ही नहीं है मित्रों कि आप इन वीडियोस को देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आप लगे हाथ कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं हमारी रेफरल स्कीम के थ्रू। अगर आप इन यूट्यूब वीडियोस को देख रहे हैं और आप किसी स्टूडेंट को हमारी क्लासेस लाइव वाली जो पेड क्लासेस है उनको रेफर करते हैं, तो स्टूडेंट को जस्ट इतना ही बोलिएगा कि हमसे कॉन्टैक्ट करते टाइम वो जस्ट हमें इतना बता दे कि जिस स्टूडेंट ने उसको रेफर किया उसका नेम क्या और मोबाइल नंबर क्या है, तो हम आपको कैशबैक दे करके चलेंगे जिसने उस स्टूडेंट को रेफर किया होगा हमारे पास। एंड दूसरी बात यह है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना जरूरी है, क्योंकि हम आपका मोबाइल नंबर ऐप से ही कंफर्म करेंगे कि आपने हमारी ऐप डाउनलोड की है या नहीं। इसके बाद और भी बेनिफिट जो उस स्टूडेंट को मिलेंगे जो हमारी पेड लाइव क्लासेस खरीदेंगे, जो खाली इस यूट्यूब चैनल से कवर नहीं कर रहे होंगे क्लासेस को, उसमें आता है एमटीपी, आईटीपी, पीवाईक्यू की कवरेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनके बिना सीए, सीएस या सीएमए का कोई लेवल क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के सभी मटेरियल जब आप कवर अप करके जाते हैं तभी एग्जाम अच्छे से कर पाते हैं, और रैंक भी उन्हीं लोगों की आती है जो इनको कवर करते हैं। तो पेड क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। फिर एक और समस्या रहती है स्टूडेंट्स की, सर हमें ना एग्जाम से पहले कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि हमने टेस्ट वेस्ट बिल्कुल दिए नहीं थे। तो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज भी रहेगी, कंबाइंड टेस्ट भी होंगे, एंड आपको वो चेक होके मिलेंगे। जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, सीए सीएसओ या सीएमए हो, उसके चेकिंग पैटर्न के हिसाब से आपको वो टेस्ट चेक होके मिलेंगे। सबसे बड़ी खास बात यही है, टेस्ट तो सब जगह होते हैं लेकिन चेक होके नहीं मिलते, और आपकी कमियां भी आपको बताई जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे आपको। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम से पहले ना चाहते हुए भी कितनी कोशिश करो समझाने की, चीजों को मगअप करके बैठ जाते हैं और लास्ट टाइम पे कहते हैं अब कैसे हो, अब कैसे क्लियर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो आपको क्लासेस में, पेड क्लासेस में कवर अप कराए जाते हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा कर रखा है, उन क्वेश्चंस को भी कवर अप करें तो उनको अच्छा स्कोर करने में मदद मिलती है, ऐसा देखा गया है। केबीसी राउंड होते हैं पेड क्लासेस में, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और उनके विनर्स को हम गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, और ये भी हमारी ऐप पर ही हम लोग करके चलते हैं। प्रॉपर मेंटोरशिप, गाइडेंस और स्ट्रेटजीज प्रिपरेशन में मदद मिलेगी आपको। 3 मेंटोरशिप मिलेंगी हाफ आवर ईच की, जिसमें पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही है एग्जाम से पहले या एग्जाम्स के दौरान, आप उन 3 कॉल्स का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, डाउट सेशन हर हफ्ते रहेंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम में हमारा जो चैनल है वो भी डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वहां पे कुछ फ्री नोट्स, रिवीजन चार्ट्स या समरी चार्ट्स भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं, उसको भी जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। और हमारी जो क्वेश्चंस बुक मिलती है, नोट्स बुक जो हमारी होती है, वो तो कलरफुल होती है, आपको पीडीएफ चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, मिल जाएगी। लेकिन हमारी क्वेश्चंस बुक पे सब कुछ एक ही प्लेस पे होगा। स्टडी मेटल के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू मतलब, वो सब एक ही प्लेस पे होगा। आपको कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप इस बुक को रेफर कर लेना। एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे हमारी ऐप पर। जो लाइव क्लासेस हम लेंगे वो आपके एग्जाम्स तक अनलिमिटेडली आप देख सकते हैं, जितनी बार आप देखना चाहें। उसके बाद और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो निकल करके आती हैं वो ये है कि आप अगर एक बार भी हमसे एसोसिएट हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कोई अपडेट नोटिफिकेशन आई है इंस्टीट्यूट की, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो सारी चीजें आपको आपके व्हाट्सएप पर, ईमेल पर हम लोग सेंड करेंगे अपनी तरफ से। हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आपको जस्ट एग्जाम फॉर्म की या रजिस्ट्रेशन की फीस हमें ट्रांसफर करनी होगी। बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी है वो सारी हम पूरी करके चलेंगे आपके बिहाफ पर। तो फ्रेंड्स, देरी ना करें और पेड वर्जन परचेज करने की कोशिश करें अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको बहुत रैंक होल्डर वाली कैटेगरी में आना है। स्टिल हमारी जो इन क्लिप्स में जो मटेरियल आपको कवर अप करवाया गया है वो भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी पेमेंट अफोर्ड, तो वो यहां से बिल्कुल काम चला सकते हैं। आप देखिएगा आपका बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर अप हो चुका होगा, लेकिन केवल यही वीडियो से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं इस बात की गारंटी नहीं है। इसीलिए हम ये चीज कहते हैं कि पेड वर्जन का बेनिफिट बढ़िया रहेगा। स्टिल कोई बहुत नीडी दोस्त है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा सोशल वेलफेयर करना है ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी झूठ बोल के आपसे नहीं चलूंगा किसी भी लेवल पर कि पहले आपको कह दूं कि भाई फ्री 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 और बाद में आपसे कहूं कि आ जाइए भाई पेड वर्जन में आ जाइए। और फैकल्टीज की तरह हमें ये काम नहीं करना है। रिस्पेक्ट वही है जहां आप एक बार बात बताओ और सही बात बताओ। सही बात यह है कि हम पेड वर्जन के थ्रू ज्यादा बेनिफिट्स अवेलेबल कराते हैं, उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हाँ, यह बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितना भी कंटेंट हम यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे वो स्टूडेंट्स को बहुत फायदा देगा, नीडी स्टूडेंट्स को उनसे फायदा जरूर होगा। वो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब मेन पार्ट का मजा लीजिए, आप वीडियो पर आइए मेन पार्ट पर। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, मैं सी संदीप शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के लेक्चर में। आज की क्लास में हम आपको कराएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएस एग्जीक्यूटिव पेपर नंबर 5 का ये चैप्टर रहेगा जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस चैप्टर से एग्जाम में आने के चांसेस लगभग हर अटेम्प्ट में रहते हैं। 12th क्लास में भी आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता था और ये चैप्टर आपको यहाँ सीएस लेवल पर भी मिला है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। अब हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा कि नोट्स जो हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे, पहले हम सीधा नोट्स पर कूदेंगे नहीं, हमें कोई स्टडी मटेरियल रटवाना नहीं है आपको। हम आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, बेस बिल्डिंग करेंगे। जब आपको बात समझ में आएगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, बनती कैसे है, रीजन क्या है इसका, उसके बाद हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर लाएंगे। तब जाकर के आपको सारी बात समझ में आएगी, फिर हम नोट्स को पढ़ेंगे, फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जनरली क्या होता है, पहले नोट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेट रटवाया जाता है, देन क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हम पहले बेस बिल्डिंग करेंगे जिससे बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए जरा पहले नोट्स की एक यात्रा कराते हैं आपको। पहले मीनिंग लिखा हुआ है, फिर एक्टिविटीज कितनी होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, वो कब कब बनाई जाती हैं, ये सब कुछ थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है, किस एक्टिविटी में कौन सा फ्लो आता है, ये सब लिखा हुआ है। अभी आप नहीं जानते, मैं आपको फ्रेश मान के चल रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले ये नहीं रटवाऊंगा आपको। मैं पहले इस एग्जाम्पल पे लाऊंगा आपको, इसको समझाऊंगा, इसके थ्रू कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम आपस में करेंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा डेमो फॉर्मेट, डमी फॉर्मेट हम आपको बना करके दिखाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना एक फॉर्मेट होता है बड़ा सा, तो उसको समझने के लिए एक डमी फॉर्मेट आपको बना करके दिखाएंगे। उसके बाद देन हम इन नोट्स पर वापस आएंगे। फिर जो हमारा कंप्लीट फॉर्मेट है, ये देखिए जो 6 स्लाइड से स्टार्ट होता है, ये यहाँ तक, इसकी हम डिस्कशन जो है देन उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम डायरेक्ट आपको फॉर्मेट रटवाना शुरू करेंगे। आओ जरा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। चलिए सर शुरू कीजिए। एग्जाम्पल में एक कैश अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा। हाँ सर, इसमें क्या है, सबसे पहले बैलेंस दे रखा है आपको 2 लाख रुपीज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ऑलरेडी किसी भी ये जो मान लीजिए एक्स लिमिटेड का कैश अकाउंट है, तो एक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी 2 लाख रुपए कैश पड़े हुए हैं। ठीक है सर, उन्होंने कुछ कैश सेल्स कर दी, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3 लाख रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसे आएंगे ना भाई। कैश अकाउंट समझाना इसलिए जरूरी है आपको, बिकॉज जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, वो कैश अकाउंट का ही एक डिटेल्ड रूप होता है और कुछ भी नहीं। इट इज जस्ट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कैश अकाउंट इटसेल्फ। छोटी मोटी बातें और ऐड हो जाती हैं बस, इसलिए कैश अकाउंट इज मस्ट टू अंडरस्टैंड। देन मशीनरी सेल कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 80,000। अब कुछ खुरापाती स्टूडेंट्स के दिमाग में आना शुरू हो गया है कि सर अगर हमने मशीनरी बेच करके पैसा बैंक में लिया हो तो क्या होगा, आप कैश में क्यों मान करके चल रहे हो। इस डाउट को होल्ड कर लीजिए, चंद ही मिनटों बाद ये डाउट दूर हो जाएगा। एक्चुअली कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन्स आती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो इट डज नॉट इफेक्ट, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैश ट्रांजैक्शन है या बैंक ट्रांजैक्शन है, दोनों ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं। इसलिए प्लीज इस झंझट में ना पड़े कि कैश से या बैंक से, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। ठीक है सर, फिर शेयर इशू कर लिए। अच्छा, और पैसे आ गए सर हमारे पास, कुछ लोन ले लिया 70,000 का और पैसे आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे पैसों का, सर कुछ अब बिजनेस करना है तो गुड्स भी खरीदने पड़ेंगे। गुड्स खरीदे बन रहे 50,000 के, वेजेस दे दी 50,000 की, फर्नीचर 40,000 का खरीद लिया, और जो लोन लिया था 70,000 का, उसमें से 20,000 रीपे कर दिया और कुछ ब्याज भी चुकाया। भाई लोन फ्री में थोड़ा ना मिलेगा, ऐसा दुनिया में कोई है क्या जो लोन दे और कहे एज इट इज मुझे वापस कर देना, बदले में कुछ ना चाहिए। सर ऐसे लोग होते हैं, वो फ्रेंडली हेल्प करते हैं, वो लोन नहीं होता फिर, है ना। तो लोन है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा 10। अच्छा जरा एक बार टोटल लगाइए, 2 + 3 580 + 127 लाख और 70,000, 7,70,000 की टोटल अपने पास कैश बैलेंस था। उसमें से लेस कीजिए 150,
50, 40, 20, 10, ये बचेगा माय डियर फ्रेंड्स 5 लाख रुपीज। मतलब मेरा क्लोजिंग बैलेंस कैश अकाउंट में 5 लाख आ गया और बोथ साइड्स का टोटल 770 हो गया। सर ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें अकाउंट बनाना आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, तो बस मेरे 4-5 सवालों का जवाब दे दीजिए जो नेक्स्ट स्लाइड में आपसे पूछने वाला हूँ, काम खत्म हो जाएगा। कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ा ना है कैश फ्लो का, बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो बस समझाने का तरीका होना चाहिए। अब ध्यान से देख लीजिएगा इन एक्टिविटीज को एक बार। सेल है, मशीनरी खरीदी बेची है, शेयर इशू करे हैं, लोन लिया है, सामान खरीदा है, वेजेस दी है, फर्नीचर खरीदा है, लोन पे किया है और इंटरेस्ट पे किया है। उसके बाद बैलेंस बच रहा है 5 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर जरा चलते हैं एक बार। अब जैसा लिखा हुआ है, नाउ प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस, मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच नेट कैश इज जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को सेल करने से कितना नेट कैश आया? भाई 3 लाख की सेल हुई थी, हाँ सर। और नेट का मतलब होता है कि सिर्फ सेल ही मत लेना, नेट कैश बताना है आपको। तो सेल करने के लिए जो खर्चा करना पड़ा वो भी तो लेस करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा नेट कैश कितना आया। हाँ सर। तो बेचा तो सही सामान आपने 3 लाख में, पर खरीदा भी तो होगा। हाँ सर। खरीदा कितने में था? 150 में, और 50,000 रुपए लेबर के। लेबर मतलब वेजेस के, तभी तो वो सेलेबल कंडीशन में आया जब आपने लेबर लगाई, वेजेस लगाई। तो 2 लाख रुपए का खर्चा आपको करना पड़ा, 150 की परचेज और 50,000 की लेबर, तब जाके 2 लाख रुपीज के गुड्स तैयार हुए और उनको 3 लाख में आपने सेल कर दिया। तो आपकी 1 लाख की हो गई नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच नेट कैश इज जनरेटेड फ्रॉम सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आइए जरा स्लाइड फिर से दिखाता हूं आपको। फिक्स्ड एसेट्स देखिए जरा, मशीनरी की सेल हुई थी सर 80,000 और फर्नीचर की परचेज हुई थी 40,000, और कोई फिक्स्ड एसेट तो है नहीं। तो आइए ना जरा, 80,000 आए मशीनरी बेचकर, 40,000 चले गए फर्नीचर खरीदने की वजह से। नेट जो कैश आया फिक्स्ड एसेट की परचेज सेल से वो है 40,000 रुपीज। ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच नेट कैश इज जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंस ट्रांजेक्शंस। फाइनेंस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है पैसा लेना उधार और देना अलोंग विद इंटरेस्ट वगैरह। भाई लिया है तो पैसा चुकाओगे भी, लिया है तो चुकाना पड़ेगा। एक पिक्चर भी है इस नाम से, अगर आपने देखी हो तो। तो भाई क्या क्या लिया है बताओ सर? लोन लिया है 70,000 का और शेयर लिए हैं 1,20,000 के। सर शेयर भी उधारी होती है क्या कंपनी के ऊपर? ऑफ कोर्स। जो भी लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं उसको कैपिटल देते हैं, कंपनी बदले में उनको डिविडेंड देती है, प्रॉफिट में हिस्सा देती है, एंड उनकी कैपिटल भी लौटाती है, या तो लिक्विडेशन के टाइम पर जब कंपनी बंद होती है तब, या फिर बीच में भी कहीं पर लौटा सकती है, एज पर द चॉइस ऑफ द कंपनी। तो यस, शेयर होल्डर्स का पैसा भी कंपनी के ऊपर उधार होता है। 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो वही है भाई ये। ठीक है। अच्छा, और सर लोन रीपे किया 20,000 और इंटरेस्ट पे किया 10,000, यानी कि फाइनेंस ट्रांजेक्शन से 120 और 70 1,90,000 रुपीज आए, एंड 20 और 10 30,000 चले गए। 190 माइनस 30 1,60,000 का नेट कैश फ्लो हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 120 प्लस 70 माइनस 20 माइनस 10, ये हो गया 1,60,000 रुपीज। अच्छा सर, तो मेरा एक बार देखना जरा कैश अकाउंट, इसमें सारी चीजें कंसिडर हो गई क्या? हाँ सर, सेल आपने ऑपरेटिंग ले लिया, उसमें सॉरी सेल ऑफ गुड्स भी आपने ले लिया, अभी ऑपरेटिंग वर्ड का यूज नहीं करेंगे। सेल ऑफ गुड्स भी ले लिया आपने 3 लाख रुपए, और परचेज को लेस किया था, वेजेस को लेस किया था, तब आके 1 लाख रुपए आया था। फिर आपने मशीनरी 80,000 माइनस फर्नीचर 40,000 को भी कंसिडर कर लिया, और अभी अभी आपने शेयर कैपिटल लोन और लोन की रीपेमेंट और इंटरेस्ट को भी कंसिडर कर लिया। यानी सारे आइटम्स जो हैं वो हमने कंसिडर कर लिए। यहाँ सारे आइटम्स हो गए सर कंसीडर, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो जरा एक बार फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेट कैश कितना जनरेट हुआ, एंड ऑल्सो चेक द एक्यूरेसी। पहले ये बताइए नेट कैश कितना जनरेट हुआ। ये देखिए ना, सेल ऑफ गुड से आया 1 लाख,
सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट से नेट आया 40,000, हो गया 140, और फाइनेंस ट्रांजैक्शन से आया 160। 140 और 160 टोटल हो गया 3 लाख रुपीज। तो टोटल नेट कैश जनरेटेड हो गया अपने पास 3 लाख रुपीज। एंड चेक दी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी चेक करने का मतलब ये है कि आप ये चेक कीजिए कि आपके पास स्टार्टिंग में कितना कैश था, सर 2 लाख रुपए, प्लस आपने कितना जनरेट किया इस ईयर में, सर 1 प्लस 40 प्लस 160 अभी बताया आपने 3 लाख। ये 2 प्लस 3 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए, 5 लाख के बराबर आना चाहिए। तो जरा एक बार पिछली स्लाइड में आते हैं और देखते हैं कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख है। हाँ सर, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख है, तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यहां से एक बात और सीखने के लिए मिलेगी आपको, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका आपको एग्जाम में ही सॉल्यूशन करते वक्त पता चल जाएगा कि आपने सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक किया है या उसमें कोई गड़बड़ है। अगर ये 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इक्वल आ जाता है तो 99.99% चांसेस है कि आपका बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज ये गलत आता है तो 100% चांसेस है आपने एग्जाम में कुछ एरर किया है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये चैप्टर को धन्यवाद कीजिए कि आपको वार्न भी कर देगा, अलर्ट कर देगा अगर ये मिसमैच हुआ तो। ठीक है सर। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं चार बातों को, 1 लाख सेल ऑफ गुड्स, 40,000 सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और 160 फाइनेंस ट्रांजैक्शन से, और नेट कैश जो जनरेटेड है 3 लाख रुपए, और उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, ओपनिंग कैश प्लस नेट कैश जनरेटेड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर ये कैश इक्विवेलेंट क्या लिखा हुआ है थोड़ी देर में बता देंगे। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इन्हीं चार क्वेश्चंस को, इन्हीं इंफॉर्मेशन को एक दूसरे फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देना इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेल ऑफ गुड्स को कहते हैं बिजनेस की प्रिंसिपल एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी। जिस भी पर्पस के लिए बिजनेस एस्टेब्लिश होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल या मेन एक्टिविटी। तो सेल ऑफ गुड्स हो गई उसकी मेन एक्टिविटी। फिर एक एक्टिविटी होती है फिक्स्ड एसेट की परचेज सेल, दैट इज कॉल्ड सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी। और बिजनेस में एक थर्ड एक्टिविटी और होती है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस एक्टिविटी। देखिए जहां से भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है ना, उन सभी ट्रांजैक्शंस को 3 हेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी दैट इज सेल ऑफ गुड्स से पैसा आता जाता है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले हेड में लिखते हैं। जो फिक्स्ड एसेट की परचेज सेल से पैसा आता जाता है उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले हेड में लिखते हैं। और जो फाइनेंस, उधार लेना देना अलोंग विद ब्याज वगैरह, इन एक्टिविटीज से जो पैसा आता जाता है उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर लिख देते हैं। कैश अकाउंट को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये तो पता चल रहा है कि पैसा आ रहा है और जा रहा है, सेल से आ रहा है, मशीनरी से आ रहा है, वेजेस के लिए जा रहा है, लोन के लिए जा रहा है, फर्नीचर के लिए जा रहा है, सारी बातें पता चल रही हैं। पर इस कैश अकाउंट में आपको ये नहीं पता चलता कि बिजनेस की मेन एक्टिविटीज क्या कमा करके दे रही हैं, बिजनेस की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या कमा के दे रही हैं, और बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्या इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। इसीलिए इस कैश अकाउंट के कट 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 3 टुकड़े कर देना कहलाता है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस कैश अकाउंट को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं भाई साहब। सोचो जरा कितना बेदर्द चैप्टर है ये, टुकड़े टुकड़े कर देता है ये कैश अकाउंट। पहला टुकड़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें सेल, परचेज, वेजेस इन सबको कंसिडर किया जाता है। देखिए एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये, अभी धीरे धीरे एग्जॉस्टिव लिस्ट पे भी आएंगे, चिंता ना करें, अभी सिर्फ समझे। अच्छा, और दूसरा टुकड़ा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स्ड एसेट की सेल परचेज, और तीसरा टुकड़ा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उधार लेना या देना अलोंग विद इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड तीसरा टुकड़ा यानी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा जी, तो आइए जरा इसी कैश अकाउंट को एक बेहतर से फॉर्मेट में अगर मैं प्रेजेंट करूं तो वो किस तरीके से दिखेगा, ये देखिए। ऊपर मैंने कैश अकाउंट का नाम चेंज कर दिया और मैं अब इसको बोलूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश अकाउंट का डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें मैं सबसे पहली हेडिंग लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
इसमें मैं बताऊंगा कि मेरी मेन एक्टिविटी जो है वो सेल से कितने पैसे आए और कितने पैसे गए और नेट फ्लो कितना है, दैट इज 1 लाख रुपीज। बहुत बढ़िया सर। सर ये सीओजीएस क्या लिखा हुआ है आपने? भाई इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो 3 लाख की सेल आपने करी है उसके लिए कॉस्ट कितनी लगानी पड़ी आपको? 2 लाख रुपए। तो माइनस करके तभी तो नेट आएगा 1 लाख रुपीज। ठीक बात है सर। नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मशीनरी की सेल से 80,000 आया, फर्नीचर के परचेज से 40 गया, नेट आया 40,000। फाइनेंसिंग में शेयर से आए 120, लोन लिया 70, लोन रिपे कर दिया 20, इंटरेस्ट पे कर दिया 10 और नेट फ्लो हुआ 160। और 1,40,000 और 160 नेट जो इंक्रीज हुआ है कैश में वो है 3 लाख रुपए। नेट 3 लाख रुपए का कैश आया प्लस ओपनिंग ऑलरेडी कितना था हमारे पास? 2 लाख रुपए। तो क्लोजिंग कैश कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए। सर ये क्या लिखा हुआ है? ये है ओपनिंग। सी एंड सीई का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश के ही जैसी चीजें। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कैश में करी है वो भी आएगी, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन बैंक से करी है वो भी आएगी। और एक और चीज इंक्लूड होती है कैश इक्विवेलेंट्स में, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से कम है या मैक्सिमम अप टू 3 महीने तक की है, वो भी कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा बनेंगी। मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन हो ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू है, यू विल कंसीडर इट इन सीएफएस। सीएफएस मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन में गिवन है ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू है, यू विल स्टिल कंसीडर इट इन सीएफएस। एंड क्वेश्चन में मार्केटेबल सिक्योरिटी गिवन है, यू विल आल्सो कंसीडर इट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सी एंड सीई। यानी केवल उधार जो ट्रांजैक्शंस होंगी जो क्वेश्चन में गिवन होंगी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगी, उधार वाली ट्रांजैक्शंस। अच्छा भाई देखिए नाम क्या है इसका? कैश फ्लो। मतलब जो कैश और बैंक के थ्रू पैसा आएगा जाएगा वो इसमें इंक्लूड होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इंक्लूड होंगी, उधार वाली ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है सर। तो ये देखिए बिल्कुल ये कैश अकाउंट ही है, बस उसके 3 टुकड़े कर डाले हमने। ऑपरेटिंग में एक पार्ट, इन्वेस्टिंग में दूसरा पार्ट, फाइनेंसिंग में तीसरा पार्ट और एंड में बैलेंस लगा लिया। बिल्कुल वही है ये और कुछ नहीं। होप आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग जो है वो पक्का समझ में आया होगा। अब चलेंगे नोट्स की तरफ। अब मजा आएगा भाई समझने में। वो कोई तरीका थोड़ा ना था पहले रटवाता फिर ये समझाता। आओ जरा आओ। अब देखिए मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। Cash flow statement is a statement which is prepared to analyze cash flow of an enterprise during a particular period. Cash flow can be inward and outward both. कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसी भी एंटरप्राइज का, किसी भी बिजनेस का जो कैश फ्लो होता है वो एनालाइज किया जाता है कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज से कैश फ्लो आ रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज से जा रहा है। इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। सर वैसे इसका फायदा क्या है बताना जरा। अरे भाई जब हम कैश अकाउंट को 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहां कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा कैश इनफ्लो दे रही है और कौन सी एक्टिविटी से सबसे कम कैश इनफ्लो है या फिर नेगेटिव आउटफ्लो हो रहा है। अभी इस एग्जांपल में नेगेटिव आउटफ्लो नहीं था, आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पर नेगेटिव फ्लो होगा, आउटफ्लो होगा कैश का। तो भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिजनेस में डिसीजंस लेने के लिए। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे और आपको पता चलेगा कि ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग तो ठीक चल रहा है पर इन्वेस्टिंग में बड़ा नेगेटिव आ रहा है, तो आप फिर डिसीजंस लोगे ना उसको सुधारने के लिए, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे फोकस करोगे। जो लोग सेल परचेज और फिक्स्ड एसेट्स को देख रहे हैं उन्हीं की मीटिंग बुलाओगे, औरों को थोड़ा ना परेशान करोगे। तो जब हमें पता चलेगा बिजनेस का कैश फ्लो का कौन सा एस्पेक्ट वीक चल रहा है उसी को तो पकड़ेंगे तभी तो सुधारेंगे। इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी हो जाता है। थम्स अप। ओके सर। फॉर एनालिसिस पर्पस सीएफएस यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। फर्स्ट इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नोट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है इनफ्लो आउटफ्लो कैश का भी एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट्स का भी, बैंक की ट्रांजैक्शंस भी आएंगी एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी कंसिडर किया जाएगा जिनकी मैच्योरिटी अप टू 3 महीने तक है। भाई देखिए जो सिक्योरिटीज, जो इन्वेस्टमेंट 3 महीने में मैच्योर होने वाली हैं तो माना जाता है दीज आर एज गुड एज कैश।
उनको आप अब कभी भी सेल कर सकते हो, तो वो कैश के इक्विवेलेंट यानी कैश के बराबर मान ली जाती है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड किया जाता है कैश का फ्लो। फ्रॉम यानी आना, इन यानी जाना, प्रिंसिपल मेन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स, फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम दोज एक्टिविटीज फॉर विच द एंटरप्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड कम्स अंडर दिस हेड। जिस पर्पज के लिए बिजनेस खोला गया था उसकी मेन एक्टिविटी ऑपरेटिंग के हेड में आती है। नोट, इट कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब जिन लोगों ने पहले 12th क्लास पढ़ रखी है वो लोग मतलब ऑलमोस्ट सब नहीं पढ़ रखी है, जिनने ध्यान से पढ़ा था, कहने का मेरा मतलब ये है, जिन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर ध्यान से पढ़ा था 12th में, उन्हें लग रहा होगा कि सर ने ना कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात तो शुरू ही नहीं करी, और हमारी तो क्लास ही इनडायरेक्ट मेथड से शुरू करवाई थी 12th क्लास में सर ने या मैम ने। भाई देखिए, इसका डिस्कशन जरूर करेंगे, पर अभी मैंने इस नोट पर स्टार लगाया है, ये अभी डिस्कस करने लायक पॉइंट नहीं। ठीक है, इस पर आएंगे, मजे से आएंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, और मेरा वादा है आपसे, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बड़ा वाला फॉर्मेट है, जो फाइनल फॉर्मेट है, अभी जो मैंने कराया क्वेश्चन में तो डेमो फॉर्मेट था, जो फाइनल फॉर्मेट है, और डेमो फॉर्मेट मैंने डायरेक्ट मेथड से करवाया, फाइनल फॉर्मेट आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको इतना समझाएंगे उसके बारे में कि आपको वो ऑटोमेटिकली दिमाग में फीड हो जाएगा, लॉजिकली आप सोच पाओगे, कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है सर, आज उसमें हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की कोशिश करेंगे आपको करवाने के लिए। पॉइंट नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड्स फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जिन्हें हम प्यार से फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इसी में आएंगी, याद रखिएगा। तो भाई अब ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आ जाता है। इन्वेस्टिंग में आता है फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट भी दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल जिन्हें टच कर सके जैसे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, और इंटेंजिबल जिन्हें टच ना कर सके जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट, जैसे ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तीन चीजें आएंगी मित्रों, भाइयों बहनों, तीन चीजें आएंगी इन्वेस्टिंग में। क्या सर? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की सेल परचेज, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की सेल परचेज, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की भी सेल परचेज इन्वेस्टिंग में ही आएगी। और साथ ही साथ ये नोट भी पढ़ लीजिए, इनकम फ्रॉम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड अंडर दिस है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी के शेयर्स खरीद लेना, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, आपकी एंटरप्राइज ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, वहां से आपको जो डिविडेंड मिलेगा उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है, वहां से जो रेंट मिलेगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही कंसिडर की जाएंगी। यानी साथियों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ वहां से जो इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट भी रिसीव होता है क्या? हाँ भाई, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है। और नॉन करंट का मतलब हो जाता है 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आपने किसी पर्सन को 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए पैसे उधार दिए हैं, या 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं या कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, तो वो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। वहां से जो डिविडेंड, रेंट और उधार देने पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो तीनों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड इनकम है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेगा। ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड इनफ्लो ऑफ कैश एज अ फाइनेंस along with its repayment and related cost। भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है उधार लेना और वापस चुकाना, along with related cost जैसे ब्याज। और अगर किसी कंपनी ने लोगों से पैसा लिया है, बदले में शेयर दिए हैं, तो बदले में देंगे उनको डिविडेंड। यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके डिटेल फॉर्मेट पे बाद में आएंगे, पहले एग्जांपल देखिए। शेयर इशू करना आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डिबेंचर आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में,
उधार लेना लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए वो आएगा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी फाइनेंसिंग में ही आता है, डोंट वरी। और फिर वापस चुका देना और ब्याज के साथ और डिविडेंड के साथ, दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब सुनिए, जब आप किसी के शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, इसे कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और ये जो डिविडेंड रिसीव होगा ये आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। और जब आपकी कंपनी शेयर इश्यू करती है और लोगों से, शेयर होल्डर से पैसा लेती है तो कंपनी डिविडेंड पे करती है, ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में। तो ये रही बात कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट की। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्यों बनाई जाती है, ये कैश अकाउंट का ही एक डिटेल प्रेजेंटेशन है। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है माय डियर फ्रेंड्स। होप बात जो है वो आपको समझ में आई हो। अब जरा एक बार डिटेल वाले फॉर्मेट की तरफ चलें। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, रास्ते में खड़ा है ये। व्हाट इफ अवर ट्रांजैक्शन वर कैरिड आउट थ्रू बैंक? बता ही दिया मैंने आपको, ये सेम इफेक्ट, मनी इज मनी। वी कैन से दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, दोनों इसमें आती है। अच्छा, ये है कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देखिए ये इनडायरेक्ट मेथड से है, और क्योंकि जो नोट हमने लिखा था उसमें सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आपने ये देखा था कि मैंने नोट लिख रखा था, ये देखिए, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड। यानी ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का लफड़ा पड़ता है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ऐसा कोई झंझट नहीं है। इसीलिए ये मेरा फॉर्मेट इनडायरेक्ट मेथड से अगर मैं कह रहा हूं तो इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही इनडायरेक्ट मेथड से बनाया जाएगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए दो मेथड नहीं होते, वो तो सेम रहती है। इसीलिए अभी मैं आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसका कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट कैसे बनेगा। ऑपरेटिंग पर हम आएंगे बाद में, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चर्चा बाद में करेंगे। तो आइए जरा एक बार ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसमें बहुत सारी कुछ डिटेल्स आ रही है जिससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके टिप्स पर ला देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, बी में आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसकी डिटेल्स जो अभी पढ़ लेते हैं। भाई मैंने आपको बताया ना, इसमें क्या क्या आएगा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की सेल आएगी, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की सेल आएगी, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल आएगी। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की परचेज आएगी, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की परचेज आएगी, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की परचेज आएगी। यहां पर ये इंटेंजिबल आएगा, इंटेंजिबल, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, ये सारी चीजें आती है। देखिए कितना आसान है ये। आओ जरा जल्दी जल्दी इसको याद करने की, ऑन टिप्स इसको याद करने की कोशिश करते हैं। आपको कैसे रिमेंबर रखना है इसको? आपको रिमेंबर रखना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है सेल ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, एनसीआई यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, एनसीआई, और आईडीआर यानी इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव। फिर से एक बार, सेल ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, एनसीआई, परचेज ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, एनसीआई, और आईडीआर यानी इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिविडेंड, आर फॉर रेंट। रिसीव्ड जो है वो इसमें आएगा। अब देखिए जो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है ये यहां आ जाएगी, सेल ऑफ इंटेंजिबल यहां आ जाएगी, सेल ऑफ एनसीआई यहां आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब यहां आ जाएगा। अब जब बात आती है परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की तो मैंने ब्रैकेट लगा रखी है, परचेज ऑफ इंटेंजिबल के लिए ब्रैकेट लगा रखी है, परचेज ऑफ एनसीआई के लिए ब्रैकेट लगा रखी है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ खरीदोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, और जब आउटफ्लो होता है इसे नेगेटिव फ्लो कहते हैं, और अकाउंट्स के अंदर नेगेटिव फ्लो को ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। अच्छा ठीक है सर, तो जहां भी, खाली इन्वेस्टिंग में नहीं, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में भी जहां भी कैश का आउटफ्लो होगा, नेगेटिव फ्लो होगा, वो सब आपका ब्रैकेट लगा करके आएगा। इनफ्लो में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। और एट लास्ट आप क्या करेंगे, जो कैश फ्लो आया है उसको प्लस कर लेंगे और जो गया है उसको माइनस कर देंगे, और आपको पता चलेगा कि नेट कैश आया है या गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर फाइनल फिगर नेगेटिव आती है
तो मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ है, उसे कहते हैं कैश यूज्ड। और अगर फाइनल फिगर पॉजिटिव आती है तो उसे कहते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग। जनरेटेड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गई अपने पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात। सर अब हमें आप ये तो बताओ, एग्जाम में हमें ये फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही लिखना है क्या? ऊपर नीचे नहीं हो सकता क्या? अरे भाई किसने कहा ऊपर नीचे नहीं हो सकता? इवन क्वेश्चन ही डाटा इस तरीके से देता है कि बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है तो ऊपर नीचे तो करना पड़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के फाइनल आंसर तक एग्जाम में पहुंचना चाहते हैं और जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है फुल आप स्कोर करना चाहते हैं अगर उसमें, तो आप इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए एज इट इज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेल ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एनसीआई, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, परचेज ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एनसीआई। इससे क्या होगा? सर आप क्यों कह रहे हो ऐसे, रटने के लिए कह रहे हो आप? तो भाई रटने के लिए मैं कह रहा हूं, इसकी वजह ये है, कोई बहुत बड़ी चीज रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, पहली बात तो बस ये कह रहा हूं सीरीज में याद कर लो, ताकि जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इंफॉर्मेशन बिखरी हुई होती है मेरे दोस्त। क्वेश्चन के टॉप पे आपको मिलेगा सेल ऑफ टेंजिबल और बॉटम पे मिलेगा आपको सेल ऑफ इंटेंजिबल। कैसे लिंक बना पाओगे? क्वेश्चन कई बार पढ़ना पड़ेगा। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मेट को सीरीज में याद रखने के कितने फायदे हैं। हमारा एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, हम बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएंगे, हमारी बिल्कुल भी कटिंग नहीं होगी और फुल मार्क्स हमें मिलेंगे, जस्ट हम सीरीज अगर याद रख लेते हैं। सर ऑपरेटिंग की तो बहुत बड़ा है, उसकी सीरीज कैसे याद रखेंगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको जब हम समझाएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट ही सीरीज में आता है, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टिंग में कुछ है ही नहीं, छोटी सी बात है यार। रादर मैं कह ही रहा हूं रटना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझाया है तो होप आपको ये सीरीज में याद रहेगा, इससे फुल मार्क्स मिलेंगे। भाई सीरीज में याद नहीं रखोगे तो एक दो मार्क्स कट जाएंगे, पर एक दो मार्क्स कम तो कोई भी ले आए, बात तो फुल मार्क्स लाने की है ना यार। ठीक बात। चलो अब हम चलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है? नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पैसा कहां से आ सकता है? शेयर इशू करके आ सकता है। प्रोसीड फ्रॉम का मतलब होता है कैश का इनफ्लो, या डिवेंचर इशू कर सकती है कंपनी, या उधार ले सकती है। बोरोविंग्स मतलब उधार, वो उधार लॉन्ग टर्म की भी हो सकती है, वो उधार शॉर्ट टर्म की भी हो सकती है। अब उधार ले लिया तो क्या चुकाना पड़ेगा? सर रिलेटेड कॉस्ट। भाई अगर शेयर के थ्रू कंपनी ने पैसे लिए हैं तो डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ेगी, डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ेगी। सर दो बार क्यों लिखा हुआ है? बताऊंगा ना, अभी सुनो तो सही। अच्छा, और अगर बोरोविंग्स ली है तो ब्याज चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग पे। अगर उधार लिया है तो रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, रीपेमेंट ऑफ लोन यहां जाएगा। डिवेंचर का पैसा वापस लौटाओगे तो बोलोगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। प्रेफरेंस को पैसा वापस लौटाओगे तो लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा वापस लौटाओगे तो इसे कहते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये सारे टॉपिक्स भी हैं, जब हम आपको अकाउंटिंग फॉर कंपनी सिखाएंगे, आपका एक चैप्टर है उसमें ये सब टॉपिक्स भी हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो इनको और डिटेल में समझेंगे वहां पर। अभी तो बस इनका इनफ्लो आउटफ्लो देखना है आपको। सर ये क्या लिखा हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। भाई ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और कुछ नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो एक लाइबिलिटी है। बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लेना, इनफ्लो मतलब ऊपर आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, और जब उसको रीपे करोगे तो वो आ जाएगा रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, और उस पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आपको। यानी अगर मैं समराइज करूं चीजों को तो फाइनेंसिंग में क्या क्या है, ये लो मैं जरा इसको समराइज कर देता हूं। फाइनेंसिंग में क्या क्या है? शेयर से पैसा लेना, शेयर में भी दो हो सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। डिवेंचर से पैसा लेना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग लंबे समय के लिए उधार लेना, या शॉर्ट टर्म बोरोविंग कम समय के लिए उधार लेना। शॉर्ट टर्म बोरोविंग का ही एक एग्जांपल होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, अब उधार ले लिया है तो बदले में आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह भी देना पड़ेगा। शेयर्स पे देना पड़ता है डिविडेंड, डिविडेंड पेड। डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, इन सब पे देना पड़ता है इंटरेस्ट। और जब इनका पैसा वापस लौटाओगे तो क्या बोलोगे? शेयर का पैसा वापस लौटाते वक्त रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोविंग। ये सारी चीजें आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कोई बात नहीं। अब आसान भाषा में रिपीट करेंगे। उधार लेना कहां से? शेयर से। इक्विटी और प्रेफरेंस दो तरीके के हो सकते हैं। और कहां से उधार ले सकते हैं? डिवेंचर से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से। बदले में डिविडेंड चुकाना और ब्याज चुकाना, एंड इन सबकी रीपेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आती है। और रीपेमेंट वर्ड को लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए रीपेमेंट बोलते हैं, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए रिडेम्पशन कह देते हैं, और इक्विटी के लिए बायबैक कर देते हैं। मतलब एक ही है इनका, पैसा वापस लौटाना। ठीक है भाई। अब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि एक एक शब्द आपका मैच होना चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, चलेगा। अपने वर्ड्स में भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। लॉजिक और कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। और जितनी भी पेमेंट है उन सब पे ब्रैकेट लगा हुआ है, देख लीजिए। चाहे इंटरेस्ट की पेमेंट हो, चाहे डिविडेंड की, चाहे इनके रीपेमेंट की, रिडेम्पशन की, बायबैक की, सब पे ब्रैकेट लगा हुआ है। और जब प्लस का टोटल कर लोगे और नेगेटिव वालों को माइनस कर दोगे तो फाइनली निकल के आएगा नेट कैश। अगर पॉजिटिव है तो जनरेटेड, और अगर नेगेटिव है तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब भाई नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास कि सर ये डिविडेंड दो तरीके का कैसे है, इंटरिम और प्रपोज। ये हम किसी क्वेश्चन में बताएंगे आपको, यहाँ पर इसको समझाने की जरूरत नहीं है, किसी क्वेश्चन में हम आपको समझाएंगे। ठीक है जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, होप बात आपको समझ में आई होगी। दोनों फॉर्मेट सीरीज में आप प्लीज याद कर लीजिएगा। एंड ये आज की क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटिंग से स्टार्ट करेंगे। हम बताएंगे ऑपरेटिंग के दो मेथड क्यों होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों होते हैं, इनडायरेक्ट का फॉर्मेट जो बना हुआ है बहुत बड़ा सा, ये कैसे बनता है, इसका क्या लॉजिक है, वो सारा समझेंगे। और फिर क्वेश्चंस की तरफ हम आने वाली क्लासेस में बढ़ जाएंगे और आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अपना भी ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक।